हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इसमें जो है सीडीपी के क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी करें उन सबके लिए जो है क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सीडीपी जो है दोनों ही पेपर में आता है। ठीक है, और जो ये मैंने पेपर लिया है ये दिसंबर 2022 का जो CTET का एग्ज़ाम हुआ था, ये एग्ज़ाम जो है आप लोगों का ऑनलाइन हुआ था। तो कई शिफ्ट में चला था ये एग्ज़ाम, जो है फरवरी तक चला था और इसमें जो है कई शिफ्ट के पेपर जो है बहुत ही हार्ड आए थे। तो उन्हीं हार्ड में से मैंने एक पेपर उठाया है 20 जनवरी का पेपर। ठीक है, अगर आप लोगों ने 20 जनवरी 2023 का पेपर है ये, अगर आप लोगों ने इसे कर लिया तो इसका मतलब आपकी तैयारी जो है अच्छी खासी है। ठीक है, मतलब कि आपको अपनी तैयारी को जांचने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। अगर इस सीडीपी में 30 क्वेश्चन में से अगर आपके 28 आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी सही चल रही है। देखिए, मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक है सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे मैं बोलती हूँ, उससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं और वो सभी टॉपिक मैंने जो है आप लोगों को करवा रखे हैं। तो 15 नंबर का जो बाल विकास आता है ना, इसके नंबर आपके कहीं पर भी नहीं जाएंगे अगर जो मैंने करवाए हैं वो आप लोगों ने कर लिया है। तो पूरा कॉन्सेप्ट करवाया है, कॉन्सेप्ट के साथ ही आप लोगों को उसी टाइम जो है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाइए, जो कि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो किया होगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 15 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले, प्लस 5 नंबर की इंक्लूसिव एजुकेशन और 10 नंबर की पैडागॉजी। मैंने बार बार बोला है कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है, कुछ पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रख के करना होता है और इसको भी मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो आज जो है अगर पैडागॉजी के एक आध दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, बाकी मैं यही बोलूँगी कि आपके 28 प्लस तो आएंगे ही आएंगे अगर उस तरीके से पढ़ा होगा तो। लेट्स से देखते हैं क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस जो है एक्सप्लेनेशन के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन करें उसका डायरेक्ट आंसर आपको नहीं याद करना है, बल्कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी फैक्ट्स देखना है, जिससे कि अगली बार क्वेश्चन घुमा के पूछे तो भी आपका गलत ना हो। ठीक है, साथ ही अगर आप लोगों को जो टैग वर्ड्स है, टैग वर्ड्स के द्वारा जो है किस तरीके से आपका जो पैडागॉजी है उसको सॉल्व किया जाता है, उसको जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, उसे सिखा रही हूँ। साथ ही आप लोगों को यहाँ पर जो है मैं टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए 6 से 11 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है। ये सीडीपी पेपर 2 में आया हुआ है और ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है। तो 6 से 11 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है। जो विकास की अवस्थाएं हैं आप लोगों का, जिसमें शैशवावस्था आ जाता है, बाल्यावस्था आ जाता है, किशोरावस्था आ जाता है। ठीक है, और उससे पहले जो है आपका एक और अवस्था आ जाती है, प्रसव पूर्व अवस्था बोले या गर्भकाल की जो अवस्था होती है, गर्भावस्था। ठीक है, तो किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे आपसे 6 से 11 वर्ष तक के काल। तो सबसे पहले 6 से 11 वर्ष तक का काल कौन सा होता है, उससे पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जो शैशवावस्था होता है वो कौन सी अवस्था होता है, जन्म से लेके, ठीक है याद रखिएगा, जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था होती है। अब यहाँ पे जो बाल्यावस्था है, यहाँ पे मैं केवल बाल्यावस्था की बात करूँगी, जो कि आपकी शुरू होती है 2 से 12 वर्ष तक की अवस्था। ठीक है, इसमें जो है 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे बोला जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है ना, ये जो है 2 से 6 वर्ष की होती है। उसके बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था। अब कोई इसमें कहीं उत्तर बाल्यावस्था नहीं दिख रहा है, इसका मतलब माध्यमिक बाल्यावस्था। तो 6 से जो 11 वर्ष तक की अवस्था होती है उसे बोला जाता है माध्यमिक बाल्यावस्था। इसे उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। यहाँ पे 11 दे रखा है, यहाँ पे 12 भी दे सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। याद रखिएगा, अगर बाल्यावस्था केवल पूछे तो 2 से 12 वर्ष तक की अवस्था जो है बाल्यावस्था होती है। इसमें 2 से 6 वर्ष की अवस्था जो होती है वो जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। क्या होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। और उसके बाद जो है उत्तर बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक की। तो यहाँ से 6 से 11 बोला है, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये एक अलग ही अवस्था होती है, आपको पता है कि जीन पियाजे ने इसके बारे में बताया, तो ये तो होगा ही नहीं। अब बात कर लेते हैं गर्भाकाल की अवस्था। वो भी कई बार पूछा गया है कि जो प्रसव पूर्व अवस्था होती है वो कितने टाइम की होती है। तो याद रखिएगा, वो जो है आपके प्रसव पूर्व अवस्था जो होती है वो 9 महीने की होती है। तो आपसे ये जो 9 महीने है ना, ये नहीं पूछता है आपसे, जो है वीक पूछ लेता है, जो कि लोग ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। तो 40 वीक होता है, अगर दिन पूछे तो 280 दिन होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन से अगर इससे कोई क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत नहीं होगा। लेकिन इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा और फैक्ट्स जान लीजिए। देखिए, जो शैशवावस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था, मतलब जन्म से बोलें तो 2 वर्ष की अवस्था, इसमें बच्चा जो है पूरी तरह से जो है पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ
2 से 6 वर्ष की अवस्था जो प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो है टॉय एज भी कहा जाता है। टॉय एज, जिसमें बच्चे खिलौने से खेलते हैं ना, तो इसको क्या बोला जाता है, टॉय एज। और इसी को जो है प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। प्री स्कूल एज, 3 से 6 वर्ष की एज में बच्चा जाता है ना, तो प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था को जो है गैंग अवस्था लिख लीजिए, गैंग जो एज कहा जाता है, जिसे समूह बोले या टोली अवस्था बोले, ठीक है। इसे खेलों की अवस्था भी बोला जाता है। देखिए, एक टॉय एज और एक खेलों की अवस्था, इन दोनों में फ़र्क है। खेलों की अवस्था जो होती है, जब ग्रुप में बच्चों के साथ खेला जाता है, उसको खेलों की अवस्था बोलते हैं, जो कि उत्तर बाल्यावस्था में आती है, 6 से 12 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। जो टॉय एज होती है ना, ये जो है 2 से 6 वर्ष की अवस्था, जिसमें बच्चे खिलौने के साथ खेलता है। तो दोनों में जो है डिफरेंस है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि स्कूल की अवस्था, प्रारंभिक जो स्कूल की अवस्था होती है, उसे जो है कौन सी अवस्था बोला जाता है, 6 से 12 वर्ष। ये प्री स्कूल एज जो होता है 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष जो होता है वो प्रारंभिक स्कूल अवस्था। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी क्वेश्चन जो आपके क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा टाइम लग गया, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वह समय जब बच्चे वातावरण के कुछ उद्दीपन से खास तौर पे प्रभावित होते हैं। मतलब कि आपके इन्वायरमेंट में कोई भी स्टिमुलस हो रहा है, मतलब कोई भी चीज़ हो रहा है, तो वो आप पे बहुत इफेक्ट करता है। वो क्या कहलाता है, संवेदनशील काल, स्कीमा, संवेगात्मक समय का काल, जैविक। तो जैविक परिपक्वता और संवेगात्मक समय का काल भी नहीं कहेगा, स्कीमा भी नहीं बोला जाएगा। ये जो है ना, जो उद्दीपन से जब बच्चा कोई भी प्रभावित होता है, तो इसको बोला जाता है सेंसिटिव एज, ठीक है, सेंसिटिव पीरियड बोला जाता है। कहने का मतलब है, ये जो आपका जो टीनेजर वाला टाइम होता है ना, जो आपका बोला जाता है किशोरावस्था के टाइम पर, तो वो जो है, अच्छा, एक किशोरावस्था के बारे में तो मैंने बताया नहीं, जो कि 13 से 18 वर्ष की अवस्था है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो संवेदनशील काल जो है टीनेजर वाला जो समय होता है, जिसमें कि अगर आपके इन्वायरमेंट में आपको किसी ने भी मतलब आपको किसी ने भी कुछ कह दिया, तो वो आप पे, उसको जो है ना, आप पे बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, आप उससे बहुत प्रभावित होते हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, तो उसे संवेदनशील काल कहा जाता है, सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बच्चों के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक और संवेगात्मक विकास पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, शारीरिक विकास का सामाजिक और संवेगात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको समझिए, अगर कोई भी बच्चे का शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, कहने का मतलब है कि उसके जो हाथ हैं, हाथ के जो मसल्स हैं, या उसके जो पैर हैं, ठीक है, ये अच्छे से डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो इसका जो है उसके मानसिक विकास पर भी फर्क पड़ेगा और उसके सामाजिक विकास पर भी। क्योंकि अगर इस तरह का विकास क्या होगा, बच्चों को जो है समाज में भी कहीं ना कहीं जो है उसको हीनता की भावना महसूस होने लगती है, और हीनता की भावना लगती है सामाजिक, अगर उस सामाजिक विकास पे उसके प्रभाव पड़ रहा है, तो वो इमोशनली भी उस पर जो है क्या होता है, वो इमोशनली जो है वो वीक बनते जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास जो है, मतलब संवेगात्मक विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा, और संज्ञानात्मक विकास, उसके मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा। मतलब अगर बच्चे का शरीर सही से डेवलप नहीं हो रहा, उसका जो है, उसका अगर हाथ सही से डेवलप नहीं हो रहा, उसका पैर सही से डेवलप नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं जो है उसके संज्ञानात्मक विकास पर भी फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर मान लो कि बच्चा पेंसिल से ही लिखना है, तो कहीं ना कहीं जो है, अगर मान लो शारीरिक विकास में उसको सुनाई जो है ढंग से नहीं दे रहा है, ठीक है, उसके हियरिंग लॉस हो गया, तो उसका संज्ञानात्मक विकास कैसे अच्छे से होगा, उसका मानसिक विकास कैसे अच्छे से होगा, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। और अगर संज्ञानात्मक विकास इफेक्ट करेगा, तो बच्चा जिस समाज में रह रहा है, लोगों के साथ जो है मतलब लोगों के साथ जो है इंटरेक्शन नहीं सही से कर पाएगा, तो उसका सामाजिक विकास भी प्रभावित हो रहा है। तो ये बोला है कि शारीरिक विकास का कोई भी प्रभाव जो है सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास पर नहीं पड़ता, तो ये गलत है। शारीरिक विकास का जो है दोनों पर ही प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि सभी जो है एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से जो है संबंध रखते हैं। विकास के आयामों का आपस में कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी विकास जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये दोनों ही बात जो है यहाँ पर गलत की गई है, ठीक है, कथन और तर्क दोनों ही बोला है गलत। यहाँ पे तो सही बता रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक सही एक गलत, ये भी नहीं होगा, दोनों ही गलत है। तो 4th ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहती तो डायरेक्ट आंसर बता देती, लेकिन आंसर बताने का कोई मतलब नहीं होगा जब तक आपको चीज़ें समझ में ना आए, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊँ, जिससे कि अगर क्वेश्चन वो नहीं भी आए, तो अगर वो नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो उसको समझ लेंगे, तो अगली बार अगर घुमा के भी पूछे तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा सा पेशेंस बना के कीजिए, और अपना तैयारी जाँचने का एक बहुत ही अच्छा मौका है ये आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 4 क्या है, माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास और सामाजिकरण में परिवार
डैश और समकक्षों की डैश भूमिका होती है। तो हम सब लोग जानते हैं कि सामाजिकरण में परिवार की जो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और समकक्ष जो हमारा पीयर ग्रुप है उसकी भी भूमिका होती है। यहाँ पे तो कोई भूमिका नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा। महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल सही। प्रमुख भूमिका समकक्षों की भी होती है, बिल्कुल सही। कोई भूमिका वाला तो गलत हो जाएगा, कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि सामाजिकरण में परिवार जो है प्राथमिक भूमिका निभाता है। प्राथमिक, ये मैंने बता रखा है, ठीक है। प्राथमिक जो रोल होता है सबसे पहले सामाजिकरण में, वो जो है कौन होता है? परिवार, ठीक है। उसके बाद जो है स्कूल, आपका बाकी जो है चीज़ें बाद में आती हैं। प्रमुख भूमिका है, लेकिन समकक्षों की कोई भूमिका नहीं, समकक्षों की भी भूमिका होती है। तो सामाजिकरण में जो है दोनों की भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका जो है परिवार की होती है, प्रमुख भूमिका जो है समकक्षों की। सेकंड ऑप्शन जो करेक्ट होगा। अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए ये सब मैंने आप लोगों के साथ जो है किए करवाए हुए हैं आप लोगों को। अगर आप लोगों ने सही से किया होगा तो आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? देखिए, नहीं निभाता है, ये पूछा है। तो गतिविधि, तो जो जीन पियाजे हैं वो एक्टिविटी को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, तो ये तो भूमिका निभाता है। भौतिक दुनिया के साथ अनुभव, इसकी भी बात करते हैं वो, ठीक है। अनुकूलन, वो कंडीशनिंग की बात नहीं करते, ये तो पावलो करते हैं ना, कंडीशंस की बात नहीं करते, तो ये तो होगा ही नहीं अनुकूलन वाला। ये जीन पियाजे नहीं इसके बारे में होते। परिपक्वता, जो मैच्योरेशन है, मतलब कि मैच्योरिटी की जो बात है, ये भी इसमें भी जो जीन पियाजे बोलते हैं कि जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है उसका मानसिक विकास जो है, संज्ञानात्मक विकास जो है बढ़ता जाता है, ठीक है। तभी तो उन्होंने अवस्थाओं में बांटा है। उन्होंने बताया कि संवेदी गामक जो अवस्था होती है उसमें बच्चे का विकास अलग होता है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, जब बच्चा जैसे जैसे और आगे बढ़ता है तो उसके संज्ञानात्मक विकास जो है डेवलप होता है। तो परिपक्वता का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो गतिविधि भी होगा, भौतिक दुनिया के साथ अनुभव भी, और ये भी। तो इसमें से कौन सा नहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वो है अनुकूलन। इसकी बात जो है कौन करता है? याद रखिएगा, पावलो। क्वेश्चन नंबर 6, फिर जीन पियाजे तो आपका गलत ही नहीं होना चाहिए। जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, ये सब मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। देखिए, पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे संरक्षण व वर्गीकरण के कौशल विकसित कर लेते हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही मतलब कई बार मैंने इस क्वेश्चन को करवाया हुआ है। देखिए, संवेदी गामक अवस्था तो आप लोगों को जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, यह याद रखिएगा, या तो 0 से 2 वर्ष का अवस्था बोला जाता है। पूर्व संख्यात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की, मूर्त 7 से 11 वर्ष की, और ये 11 से 15 वर्ष की। देखिए, ये मेरा बताने का मेन मकसद था, कई बार जो है यही आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। बाकी इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताई ही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है संरक्षण और वर्गीकरण का कौशल किस में विकसित हो जाता है? तो संवेदी गामक अवस्था में तो होता नहीं, क्योंकि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे को ये सब चीज़ें जो है समझ में ही नहीं आती हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं। तीसरा हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संरक्षण और वर्गीकरण इसमें जो है इसकी जो है बच्चे जो है सीख जाते हैं, ठीक है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है इसका आंसर होगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए, निम्न में से कौन सी पद्धति जीन पियाजे के शिक्षागत निहितार्थ के अनुरूप नहीं है? जीन पियाजे से 3 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। कौन सी शिक्षागत निहितार्थ के अनुरूप नहीं है? देखिए, इनाम व सज़ा का प्रयोग, तो ये तो जीन पियाजे इसकी बात ही नहीं करते। इनाम और सज़ा कौन करता है? इनाम और सज़ा, मतलब कि एक तो अगर आ जाए कहीं पर भी ना आपका जो मोटिवेशन के लिए, ठीक है, मोटिवेशन जो है, तो ये जो मोटिवेशन के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन इनाम व सज़ा की जो बात की है, ये तो आपका कहीं ना कहीं किसने बात की है? उसमें क्या बोलते हैं, जीन पियाजे हो गया, वाइगोस्की हो गया, और एक कौन सा हमने सिद्धांत किया हुआ है? कोहलबर्ग, ठीक है। तो कोहलबर्ग ने जो है जब नैतिक विकास का सिद्धांत हम लोग उसमें करते हैं तो उसके अंदर जो है ये बात की जाती है। तो उसके अंदर जो है उन्होंने बोला है कि इनाम और सज़ा जो पहला जो चरण होता है ना, पहला चरण, उसमें जो है उसकी बात वो करते हैं कि बच्चे कोई भी काम क्यों करते हैं? इनाम और सज़ा के डर से, कहीं सज़ा ना मिल जाए और कहीं उनको इनाम के लिए कोई काम करते हैं। तो यहाँ पे जो है कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उन्होंने, उसके अनुसार, ठीक है। आगे देखते हैं। बच्चे के सीखने की तैयारी जो है तत्परता के लिए जो है क्या है? मतलब कि संवेदनशीलता, तत्परता के लिए संवेदनशीलता। अब इसमें पूछा है कि जीन पियाजे के शिक्षागत निहितार्थ के अनुरूप नहीं है, तो ये तो आपका नहीं होगा। बच्चों के सीखने की तैयारी और तत्परता के लिए संवेदनशील, तो जीन पियाजे के अनुसार जितना बच्चे तत्पर रहते हैं उतना जो है सही रहता है, तो ये बात उन्होंने कही है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारना, सभी अवस्थाओं में उन्होंने ये बात बहुत ही साफ कहा है कि हर एक बच्चे की सीखने की जो है योग्यता अलग अलग होती है, क्योंकि हर एक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। खोज अधिगम की भी बात करते हैं, खोज के द्वारा जो है बच्चा सीखता है, तो ये तीनों की तो बात किया है इन्होंने, लेकिन इसकी बात जो है वो नहीं करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इसकी बात जो है कौन करता है? कोहलबर्ग। तो पहला ऑप्शन जो है इसका आपका आंसर होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति क्या करता है? तो देखिए, किसी क्रिया के भौतिक परिणाम से अच्छाई या बुराई निर्धारित करना, मतलब किसी भी क्रिया के भौतिक परिणाम से अच्छाई या बुराई निर्धारित करना, नियमों का पालन करने के बदले किसी भी प्रकार के लाभ की अपेक्षा करना, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास करना। यही तो है जो वो कानून और व्यवस्था अभिविन्यास की बात किया है, उसमें यही कि कानून को इसलिए माना है क्योंकि समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करना जो है उस पर विश्वास करते हैं। तो यही तो है, ये जो है आपका चौथा चरण है। याद रखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग जो है इन्होंने जो है 3 अवस्थाएं बताई हैं। कई बार पूछ लिया जाता है 3 अवस्थाएं, और इसके तीनों अवस्थाओं के प्रत्येक के 2-2 चरण, मतलब 6 चरण हैं। जिसमें कि पहला चरण जो है आप लोगों का क्या है? सजा वाला है, जिसमें जो बच्चे कोई भी कार्य, उसकी नैतिकता किस में दिखती है, मतलब कि उसके अंदर क्या पता चलता है कि बच्चा जो है उसकी नैतिकता इसमें झलकती है कि अगर वो कोई भी कार्य करेगा तो उसे या तो इनाम मिलेगा या वो सज़ा के डर से काम करता है। ठीक है, बस उसकी इतनी ही समझ है। मतलब कि एक नैतिक दुविधा को लेकर जो क्वेश्चंस उसमें किया गया था, ठीक है, तो उसी पर जो है ये आधारित जो है कुछ क्वेश्चंस थे, उसी के आधारित पर जो है 3 अवस्थाओं में इसे बांटा गया है और उन अवस्थाओं के प्रत्येक के 2-2 चरण बताए हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, इसको नहीं छोड़ना है आपको। तो इसका जो है थर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी पद्धतियाँ लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार नहीं है? देखिए, लेव वाइगोत्स्की की बात, लेव वाइगोत्स्की जो है इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है ना। तो उसमें जो है उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, जिसमें कि सबसे पहले पाड़ की बात करते हैं, मचान की बात करते हैं, तो ये तो बात वाइगोत्स्की की सही है। ठीक है, दूसरा जो है अनुकूलन की बात करते हैं, नहीं, सहयोगात्मक सीखने की बात करते हैं, मॉडल का अनुसरण करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा जो है इसमें तो ये तो सही है, किस वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है जो उनके सिद्धांतों के अनुसार नहीं है? तो ये 3 तो है। अब आगे देखते हैं कि मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है, देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, क्या है, 1 मिनट, वेट, जब भी थोड़ा सा डाउट होना, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ये इसके ऑप्शन सही दिख नहीं रहे, क्योंकि इसमें जो है पाठ, सहयोगात्मक सीखना और मॉडलिंग, इसकी वाइगोत्स्की बात करते हैं। ठीक है, सहयोग के द्वारा जो है, जिसमें हमारा जो है ZPD की बात की जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश वाला भी देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी आर इन अकॉर्डेंस विद द, देखिए से मैंने बोला ना क्वेश्चन गलत है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है, अब उसमें हमारा क्या दिया, नहीं है। तो कभी भी आपको अगर डाउट हो ना, तो आप ज़रूर जो है एक बार इंग्लिश के क्वेश्चन जो है आपको पढ़ना है, कहीं पर भी डाउट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज आर अकॉर्डेंस विद लेव वाइगोत्स्की प्रिंसिपल्स, तो लेव वाइगोत्स्की प्रिंसिपल के अनुसार कौन सी है? अब इसमें आपका हिंदी में क्या दे दिया, नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है आपका। तो यहाँ पे पाठ, सहयोगात्मक सीखना और मॉडलिंग, ये तीनों ही है। 1, 3, 4 कहाँ पर है? 1, 3, 4 थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए, मैंने क्यों पीछे में जाकर इंग्लिश के क्वेश्चन मैंने चेक किया, मेरे को डाउट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है लेव वाइगोत्स्की पाड़ की भी बात करते हैं, मतलब मचान की बात करते हैं। ठीक है, जिसमें बच्चे को अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सहयोग के द्वारा जो है सिखाया जाता है, सहयोगात्मक सीखना की बात किया जाता है, मॉडल के अनुसरण करना, तो इसमें जो है इसकी बात लेव वाइगोत्स्की करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में नहीं है, ये बोल दिया वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार नहीं है। और हमने जब इंग्लिश का देखा तो उसमें क्या पूछा है, कौन सा इसमें से लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार है, तो यहाँ पे नहीं से आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया था, इसलिए मैंने जो है जाके क्रॉस चेकिंग की। ठीक है, तो इस बात का जो है आपको खास ध्यान रखना है, कई बार जो है ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए, सोना को एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते देख उसकी शिक्षिका उसको संकेत व इशारा देती है। मतलब कोई समस्या हल कर रही है और उसको देखते हुए जो है उसकी शिक्षिका जो है उसको एक इशारा देती है, मतलब हिंट देती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना को जो है पाठ प्रदान कर रही है, मतलब उसकी मदद कर रही है, पाठ मचान देना मतलब हेल्प करना। ठीक है, तो ये किस पर पहुंचाने के लिए जो है मदद कर रही है? जैविक परिपक्वता पर, आत्म केंद्रिता पर, अपरिवर्तनीय सोच पर, या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो ये किस पर पहुंचाने के लिए जो है वो मदद कर रही है? तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र। बताया था ना आप लोगों का जो ZPD होता है, ZPD
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक क्षेत्र होता है जो कि बच्चा कुछ भी करने की क्षमता रखता है। उसके बाद जो है ये जो है वो एरिया है जहाँ बच्चा जो बिना किसी सहायता के जो है, आपको अगर इस तरह से नहीं देखें, ये है, ठीक है, ये वो क्षेत्र है जिसमें बच्चा जो है बिना किसी सहायता के कुछ भी कर सकता है। फिर उसके बाद जो है ZPD, ये वाला वो क्षेत्र है जिसमें कि बच्चे की अगर मदद की जाए तो वो जो है वो ये जो है करने की क्षमता रखता है, लेकिन किसी की सहायता की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो इसके बीच का जो ये क्षेत्र है इसको बोला जाता है ZPD, ठीक है। तो इसके बीच का क्षेत्र जो क्या कहलाता है, एक वो क्षेत्र मतलब कि एक वो स्थिति जहाँ पे बच्चा बिना किसी मदद के कुछ भी कर सकता है और एक करने की क्षमता रखता है, लेकिन उसमें जो है उसकी मदद की ज़रूरत है। तो इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र होता है वो कहलाता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो पाठ प्रदान कर रही है तो वो जो सहायता प्रदान कर रही है वहाँ तक पहुँचने वाला जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, ZPD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक प्रगतिशील कक्षा में सभी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं और पूरा एकदम डायग्राम के थ्रू करवाए हुए हैं, ठीक है। देखिए, प्रगतिशील कक्षा में अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। शिक्षक सीधे निर्देश की पद्धति से ज्ञान का स्थानांतरण करता है। पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र, ये तो वैसे ही आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, सीखने का एकमात्र स्रोत है, पाठ्य पुस्तक ही नहीं है। बच्ची जो है एक निष्क्रिय भूमिका ग्रहण करती है। देखिए, प्रगतिशील कक्षा में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, प्रोग्रेसिव जो क्लास होती है उसमें बच्चे जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, निष्क्रिय नहीं होते, सक्रिय भूमिका ग्रहण करती है जिसमें उसका सीखने में कोई नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। जहाँ पे भी प्रगतिशील शिक्षा या आपके जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की जाए या प्रोग्रेसिव क्लास की बात की जाए तो उसमें याद रखिएगा बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि सिर्फ सुनते हैं, ठीक है। एकमात्र स्रोत ये भी आपका गलत हो जाएगा। शिक्षक सीधे निर्देश की पद्धति से ज्ञान का स्थानांतरण करता है, मतलब शिक्षक ही यहाँ पे जो है क्या है, एक्टिव है। तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा में बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाता है, बच्चों को जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, बच्चों को अवसर दिया जाता है। अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है कि जो अनुशासन है बच्चे स्वयं से जो है उनके अंदर जो है ये भावना आए कि उनको जो है अनुशासन में रहना है। तो ये बच्चों की जो है यहाँ पे इच्छा देखी जा रही है, तो पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। अब बाकी क्यों गलत होगा ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। आ गया हार्वर्ड गार्डनर। अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन टॉपिक नहीं है जो मैंने नहीं करवाया है। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार नृत्यक व नाटककार में किस प्रकार की बुद्धि अधिक पाई जाती है। नृत्यक और नाटककार, नाटक जो करते हैं मतलब जो नृत्यक होते हैं, जो डांसर्स होते हैं या जो अभिनय करते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो हम सब लोग जानते हैं कि ऐसे लोगों में जो शारीरिक गतिक जो संवेगात्मक बुद्धि होती है वो होती है, क्योंकि वो बहुत ही एक्टिवली जो है ये सब काम करते हैं। तो शारीरिक गतिक वाले, तार्किक बुद्धि वाले तो होगा नहीं, प्राकृतिक बुद्धि भी नहीं, भाषाई बुद्धि भी। अब इनके कौन कौन से होगा, इनके क्या गुण होते हैं, ये पूरा मैंने आपको टॉपिक जो है समझाया हुआ है। नहीं समझ में आया तो एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं समझाने लगूंगी तो आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा। पुरुष ताकतवर निर्णय लेने वाले और घर के मुखिया होते हैं, जबकि महिलाएं कमज़ोर, दब्बू और सहनशील होती हैं और केवल घरेलू काम ही कर सकती हैं। किसका उदाहरण है? जेंडर रूढ़िवादिता, समता का तो है नहीं, लचीलापन भी नहीं दिख रहा, समानता भी नहीं। ये एक मतलब कि क्या हुआ, ये एक धारणा बना लिया है कि पुरुष ये कर सकते हैं, महिलाएं केवल ऐसी हैं। तो ये धारणा, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को दिखाता है। पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग वाले समालोचनात्मक चिंतन करने वाले शिक्षार्थी की मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन देखिए। मानसिक विचारों में खुलापन, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। जो ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब समालोचनात्मक चिंतन, जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही अच्छी होती है, तो ये मानसिक विचारों वाले जो है खुले बच्चे होते हैं। ठीक है, उत्सुकता और जिज्ञासा होती है, इनमें क्यूरियोसिटी होती है, ये करने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं, बिल्कुल सही। प्रश्न पूछते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं, बिल्कुल सही, ये भी बात है। बिना सोच विचार के निर्देशों, देखिए जो इन बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही अच्छी होती है, इनका एक गुण होता है कि ये ऐसा नहीं कि वो बिना सोचे समझे जो है निर्देशों का पालन करें, वो क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, वो सोच समझ कर क्वेश्चंस करते हैं, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और प्रयोगों की योजना बनाते हैं, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो 1, 2, 3 और 5 सही है। देखिए कहाँ पर है, हाँ थर्ड ऑप्शन 1, 2, 3, 5, यहाँ पे ये जो है करेक्ट है।
तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, बच्चों के आकलन के बारे में कौन सा कथन जो है इनमें से सही नहीं है। मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होने चाहिए। कक्षा की गतिविधियों के दौरान मूल्यांकन, देखिए जो क्लास में आप कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, उसके दौरान जो मूल्यांकन किया जाता है वो तो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, बच्चों के आकलन के लिए बेस्ट होता है। बच्चों का अवलोकन आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन भी एक आकलन का ही एक हिस्सा है, तो ये भी सही है। आकलन को बच्चों के सीखने की निरंतरता को समझने पर ध्यान देता है, क्योंकि जब बच्चों को पढ़ाते हैं उसी टाइम जो है उनसे हम क्रॉस क्वेश्चनिंग करके उसी टाइम जो है पूछ लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि बच्चों को समझ में आया या नहीं। तो ये भी एकदम सही बात की गई है आकलन की। तो ये तीनों सही है। क्या सही नहीं है? पहला, केवल अंक के रूप में मात्रात्मक आकलन करना। केवल अंक के रूप में नहीं, आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं, पढ़ाई के दौरान क्वेश्चन करके समझ सकते हैं कि बच्चों को आया या नहीं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। अंक के रूप में केवल बोल दिया तो ये ऑप्शन आपका गलत। क्या सही नहीं है? पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ से इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन शुरू होंगे और पैडागॉजी। ठीक है, देखिए समावेशन मतलब कि इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशन के दर्शन का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? देखिए क्या है? उपयुक्त समंजन पृथक्करण। तो जो समावेशन है, इंक्लूजन, मतलब कि इसके अंदर जो है सभी लोगों को, जो नॉर्मल है और नहीं मतलब कि जो सामान्य और जो विशिष्ट बच्चे हैं, सबको एक साथ लेकर चलना है। तो पृथक्करण तो हुआ ही नहीं। इंक्लूजन का मतलब क्या हुआ? सबको एक साथ लेकर चलना, तो अलगाव की बात ही नहीं है। नामीकरण, ये भी अलगाव की बात कर रहे हैं। दोषारोपण, ये भी अलगाव की बात कर रहे हैं, किसी पर दोष लगाना कि ये ऐसा वैसा है, तो ये तीनों तो होगा ही नहीं। उपयुक्त समंजन, चाहे सामान्य बच्चे हों या विशिष्ट, सबको एक साथ एक जगह पर बैठाकर कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करके बच्चों को शिक्षा देना, जिससे कि बच्चे जो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके आगे जो है सीखें। तो पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। याद रखिएगा, कहीं पर भी इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन आए तो उसमें जो है एक चीज़ याद रखना है कि सब बच्चों को एक साथ लेकर चलना है। क्वेश्चन नंबर 17, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को, ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन से, जो वंचित पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं उनको जो है अलग अलग स्कूलों में अध्ययन का प्रावधान लिया जाना चाहिए। मतलब कि पहली बात तो एक वंचित पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो है आप उन्हें अलग स्कूल में भेज रहे हैं क्योंकि उनका संज्ञानात्मक क्षमता अन्य छात्रों से मेल नहीं खाता, तो क्या उनको अलग कर देंगे? तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो अपने माता पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। ऐसा नहीं है कि उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दे दें। बच्चों को पहले नॉर्मल जो बेसिक एजुकेशन वो तो देना ही है, हाँ उसके साथ आप दे सकते हैं। नियमित स्कूल में रखा जाना चाहिए, मतलब जो डेली जो बाकी स्कूल से उन्हीं स्कूल में रखा जाना चाहिए। पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने और सभी छात्रों के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखने की सुविधा के प्रयास किए जाने चाहिए। बिल्कुल सही बात बोला है। देखिए संदर्भ में मैंने बोला ना, संदर्भ के अनुसार कहीं पर भी आए तो ऑप्शन करेक्ट होता है। और यहाँ पे तो पूरा ही सही है, सॉरी। नियमित स्कूल में उनको, मतलब जो डेली स्कूल चल रहा है उन्हीं, जो बाकी बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हीं स्कूल में उन्हें रखा जाना चाहिए। पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने और सभी छात्रों के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखने की सुविधा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये एकदम करेक्ट बोला है, क्योंकि इसमें क्या है, उन्हीं बच्चों का भी अधिकार है बाकी के साथ पढ़ने का। बिल्कुल भी शिक्षा नहीं देनी चाहिए, तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से जो है पैडागॉजी में टैग वर्ड्स काम करते हैं और आपकी जो थिंकिंग है वो काम करती है। इंक्लूसिव एजुकेशन में भी यही बात लागू होती है। देखिए फिर से इंक्लूसिव एजुकेशन का एक क्वेश्चन है, जो समावेशी शिक्षा वाला टॉपिक है ना, उससे विशिष्ट प्रकार की विकलांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए उपयुक्त समंजन युक्ति का सही युग्म का मिलान कीजिए। ठीक है, देखिए तो मतलब कौन सा इसमें से सही है? अधिगम कठिनाई, कार्य पूरा कर पाने में के लिए अतिरिक्त समय। अगर अधिगम कठिनाई होती तो कार्य पूरा करने में उन्हें ज़्यादा समय लग सकता है, बिल्कुल सही बात है। ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता का ADHD, मतलब अगर बच्चे में हाइपर एक्टिव है या उसको अटेंशन प्रॉब्लम है तो वो बेहद जटिल हो जाता है। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मुद्रित सामग्री का प्रावधान, अगर बच्चे को दिखाई नहीं देता तो मुद्रित सामग्री का आप प्रावधान करके क्या करेंगे? उनके लिए तो श्रव्य सामग्री का आपको प्रावधान करना पड़ेगा। वाक बाधिता, अगर बोल नहीं पा रहा है, सुनाई नहीं दे पा रहा है, व्याख्यान विधि का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सही है? ये भी गलत है आपका। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है पहला, कि अगर अधिगम कठिनाई हो रही है तो कार्य करने में उसे समय लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, सृजनात्मकता केवल कलाकार है, वैज्ञानिक, कवि जैसे व्यक्तियों
तक सीमित है। मतलब जो सृजनात्मकता है केवल कलाकार, वैज्ञानिक और कवि जैसे व्यक्तियों तक ही सीमित है। तो क्या ये बात सही है? नहीं, सृजनात्मकता तो किसी में भी हो सकती है भाई। जो एक मतलब एक भाषण देता है उसके बोलने में नवीनता दिखाई दे सकती है। जो एक लेखक होता है उसके लिखने में नवीनता दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो ये सृजनात्मकता केवल उसी में नहीं है, कलाकार में, वैज्ञानिक में और कवि में ही नहीं है, बाकी लोगों में भी किसी भी तरह से हो सकती है। दस्ती कार्य जैसे बढ़ईगिरी व खाना पकाने में सृजनात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ में जो है सृजनात्मकता देखी जाती है, हर एक चीज़ में भी क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे दोनों ही गलत है। देखिए ये तो सही बोल रहा है, ये सब तो होगा ही नहीं, यहाँ पे दोनों गलत है, तो मतलब फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अभिकथन क्या है? शिक्षकों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए पाठ्यचर्या और आकलन के तरीके को लागू करने में लचीला होना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोला है। अगर शिक्षक जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना है तो जो उनका करिकुलम है और आकलन करने का तरीका है, मतलब कि इवैल्यूएशन करने का जो तरीका है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लचीलापन होना चाहिए। बच्चों में पाई जाने वाली जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए। ये नहीं कि एक बच्चा नहीं सीख पा रहा है, एक बच्चा बहुत तेज़ सीख रहा है, एक बच्चा स्लो सीख रहा है, तो जो स्लो सीख रहा है उसको नकार दें, नहीं, क्योंकि हर एक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। कोई बच्चा किसी में अच्छा हो सकता है तो कोई बच्चा किसी में। तो इस बात का जो पॉजिटिव लेना है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। तो ये दोनों बात सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसमें कितने मार्क्स बने वो भी आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि ये अगर क्लास में इस तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको अच्छे तरीके से जो है क्वेश्चंस को करना सीख जाए, आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसलिए मैं ये आप जैसा आप लोगों का इसमें रिस्पांस रहेगा उसी तरह से मैं आगे जो है प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। अगर रिस्पांस नहीं रहा तो आप क्या ही फ़ायदा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये जो है किया जा रहा है। अगर आप लोग ढंग से, आप लोगों को मेन है कि अगर कोई आपका सजेशन है ना तो वो भी आप देने के लिए पूरा एकदम फ्री है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि आपको चीज़ें जो है समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। स्कूल और समुदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, स्कूल और समुदाय को बच्चों की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए। स्कूलों और समुदाय को जो है बच्चों को जो है बीच में रखकर जो है उनके भलाई के लिए काम करना चाहिए। तो एकदम बिल्कुल सही बात है। वंचित समुदाय के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में स्कूलों की कोई भूमिका नहीं होती। एकदम जो है ये बात जो है गलत बोली है, ये ऑप्शन गलत है कि क्योंकि बच्चों, अगर वंचित समुदाय से कोई बच्चा आ रहा है तो स्कूल की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, वंचित समुदाय के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में समुदाय की कोई भूमिका, समुदाय की भी भूमिका होती है। बच्चों की भलाई के लिए स्कूल और समुदाय के बीच कोई बातचीत नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। दोनों के बीच में बातचीत होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। क्यों गलत है ये भी आप लोगों को देखिए। वंचित समुदाय से अगर बच्चा आ रहा है या किसी भी समुदाय से आ रहा है, स्कूल और समुदाय की बच्चों की भलाई के लिए जो है मिलकर काम करना चाहिए। दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। मोनू का मानना है कि उसके भाषाई कौशल अच्छे हैं। जो मोनू है उसका मानना है कि जो उसका भाषाई कौशल है वो बहुत ही अच्छा है। उसके अंग्रेजी की परीक्षा में कम अंक आने के कारण है उसका अच्छे से पढ़ाई न करना। तो मोनू अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रहा है? कितना सही बोला उसने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पर्यावरणीय कारक बिल्कुल नहीं, उसने पर्यावरण को जिम्मेदार नहीं, उसने अपने आप को बोला है। अनुवांशिक कारण को भी नहीं, योग्यता की कमी भी नहीं बताई है। उसने क्या बताया कि भाषाई कौशल में वो अच्छा है, अंग्रेजी की परीक्षा में अगर उसके कम अंक आया है तो इसमें जो उसने पढ़ाई नहीं किया है, तो कोशिश की कमी रह गई है। सिंपल सी बात, कितना ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए पेडागोजी के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों का संपूर्ण शारीरिक और संवेगात्मक विकास उसके सीखने को बहुत ही प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, शारीरिक और संवेगात्मक विकास जो है बच्चे को सीखने में बहुत ही प्रभावित करते हैं। देखिए अच्छे बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट अच्छा होगा तो उसका जो है इमोशनली जो है वो स्ट्रांग होगा, तो ये कहीं ना कहीं जो उसके लर्निंग पर इफेक्ट करता है। ठीक है, मान लो कि बच्चा नाटा हो गया, ठीक है, तो उसको सभी चिढ़ाएंगे तो उसका मानसिक पर भी उसके प्रभाव पड़ेगा। तो ये इमोशनली जो है वो बहुत ही शाय फील करेगा, मेरे को ऐसे लोग चिढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लर्निंग पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है बोला गया है शारीरिक और संवेगात्मक विकास उसके सीखने को प्रभावित करता है। अकादमिक अधिगम पर व्यक्तिगत संवेगात्मक कारकों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्या बोला है कि जो अकादमिक अधिगम है
उस पर जो है व्यक्तिगत संवेगात्मक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात गलत है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे ए तो सही है, आर गलत है। थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। एक माध्यमिक स्कूली कक्षा में शिक्षकों को विद्यार्थियों को डैश लक्ष्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, महारत उन्मुख, असफलता स्वीकार्य, असफलता परिहार, प्रदर्शन। देखिए, एक माध्यमिक स्कूली कक्ष में शिक्षकों को, जो शिक्षक हैं, शिक्षकों को विद्यार्थियों को डैश लक्ष्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। महारत उन्मुख बनाने के लिए जो है उनको क्या है, प्रोत्साहित करना है, ना कि असफलता स्वीकार करें, असफलता परिहार। देखिए, बच्चों को हमेशा बेस्ट करवाना है। ठीक है, कोशिश यही रहनी चाहिए एज अ टीचर। बाकी की तो आगे छोड़ दो, लेकिन इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए बच्चों पर गढ़ी सहज संरचनाएं या संरचनाओं क्या दर्शाती हैं? बच्चों की सोच कितनी गलत और तर्कहीन है। देखिए, जो घटनाएं होती हैं उसको समझने के लिए बच्चों द्वारा जो गढ़ी सहज जो संरचनाएं हैं, ठीक है, वो क्या दर्शाती है कि बच्चों की जो सोच है कितनी गलत है। बच्चों की सोच को गलत और हीन नहीं बताना, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। को सजा देकर, देखो, हतोत्साहित करना, कभी भी ऑप्शन में देखिए वो यहाँ पे पहला ऑप्शन मैंने इसलिए आपका गलत कर दिया, इसे एलिमिनेट किया कि बच्चों की सोच कितनी गलत है ये बता रहा है। बच्चे की अपनी एक सोच है, उसको गलत नहीं बताना है। ठीक है, तो ये आपका होगा नहीं। सजा देकर उसे दृढ़ता से हतोत्साहित करना, उसको नकार देना एक तरह से। हतोत्साहित कभी भी क्वेश्चन में आए वो क्वेश्चन आपका गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन गलत होगा, सॉरी। बच्चों के चिंतन की प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मतलब कि बच्चों की जो चिंतन है उसकी अपनी जो है एक सोच होनी चाहिए, तो ये तो सही बात है। महत्वहीन और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उनको अनदेखी करना बच्चों के विचारों की, जो भी उनके जो विचार हैं उसको अनदेखी करना, ये भी ऑप्शन में दिखे इस तरह का ऑप्शन, तो वो ऑप्शन जो है हमेशा गलत होगा। तो ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। आपका थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा कि उनकी अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, उनका अपना एक विचार होना चाहिए। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया जो विशिष्ट आयाम से सरोकार रखती है क्या कहलाती है? कलन विधि, स्वानुभाविकता, अनुरूपता या साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो क्या है? कलन विधि है। ठीक है, एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? जब विद्यार्थी नए कौशल और संप्रत्यय सीखते हैं तब एक शिक्षिका को जटिल व बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जब बच्चा कोई भी नया स्किल सीख रहा है, अगर आप स्टार्टिंग में उसे बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य दे देंगे तो बच्चा जो है कहीं ना कहीं जो है वो नहीं अच्छे से सीख पाएगा। उसको नहीं आया तो वो जो है अपने आप को हतोत्साहित महसूस करेगा। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। विद्यार्थियों को विकल्प देने चाहिए कि वे अपने अनुसार कार्य की कठिनाई स्तर का चयन कर सके। बिल्कुल सही बात है, इसमें बच्चे के अकॉर्डिंग जो है चलना चाहिए। अमूर्त संप्रत्ययों का व्याख्यान विधि का प्रयोग करना, बिल्कुल भी नहीं। देखो, व्याख्यान विधि हमेशा ऑप्शन गलत होता है। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने व आपस में संवाद करने से हतोत्साहित करना, नहीं, आपस में हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करना है। तो हतोत्साहित दिखा तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बाकी 3 क्यों गलत है मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन नहीं भी पढ़े होंगे तो उसका आंसर आप लोगों को आने चाहिए। तो सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि इसमें जो है बच्चे को जो है वैल्यू दी जा रही है, बच्चों को विकल्प देने की बात की जा रही है। तो जब भी क्वेश्चन में बच्चों के हिसाब से हमारा जो आंसर होता है पैडागोजी, वो सही होता है। याद रखिएगा, पैडागोजी के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करते हैं ना तो आपका जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए और अपने हिसाब से आपको आंसर नहीं देखना है, बच्चे के हिसाब से सही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। अधिगम में सक्रिय जुड़ाव को किस में बढ़ावा नहीं दिया जाता? जो अधिगम में सक्रिय जुड़ाव होता है इसमें से किसको जो है बढ़ावा नहीं दिया जाता? पूछ व जांच को, इसको तो दिया जाता है। रट्टा और स्मरण करना, आप लोगों को बताया है कि रट्टा मारना, याद करना, ये सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। चर्चा बहस, ये भी पॉजिटिव आंसर है। अन्वेषण, ये भी तो नहीं दिया जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा कि सक्रिय जुड़ाव के लिए अधिगम में जो है रट्टा मारने को, याद करने को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। बच्चे निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं? अनुकूलन के द्वारा, यांत्रिक रूप से अभ्यास, बार बार अभ्यास के द्वारा, या अन्वेषण व सहयोग के द्वारा, निष्क्रिय अनुकरण। देखिए, अगर ये क्वेश्चन को नहीं भी पढ़े होंगे तभी भी आपको आना चाहिए। देखिए क्या बोला है, किस प्रक्रिया के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं? तो अनुकूलन के द्वारा तो सीखेंगे नहीं, यांत्रिक रूप से बार बार अभ्यास के द्वारा
निष्क्रिय, अगर बच्चा निष्क्रिय हो गया, एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो उसके द्वारा क्या सीख लेगा? नहीं। तो इस तरह के ऑप्शन गलत हो गए। अन्वेषण और सहयोग एक पॉजिटिव आंसर है, क्योंकि इसमें बच्चा खोज के द्वारा और अपने पीयर ग्रुप के सहयोग के द्वारा, मतलब कि इसमें जो है बच्चा खोज कर रहा है, तो उससे जो है बच्चा जो है अच्छी तरह से सीखेगा, किसी का सहयोग मिलेगा तो भी अच्छी तरह से सीखेगा। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पैडागोजी का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये जो है आपका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। देखिए, ये भी मैंने टॉपिक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से करवा दिया है, और उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन जो आप लोगों को गलत नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियों बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती है? 2020 की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें जो है उसके अनुसार बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती है? आलोचनात्मक सोच, प्रतिस्पर्धी, मतलब जो कंपटीशन की भावना है वैसा होना चाहिए, निष्क्रिय रूप से ग्रहण करना, मतलब कि बोलना नहीं है, कोई कुछ कह रहा है उसको सुनते जाना है, ऐसा बोलता है, या रटने की बात। तो देखिए, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो भी आ जाएगा आपको। कंपटीशन की बात तो हमेशा बच्चों के लिए की नहीं जाती है। बच्चे को निष्क्रिय नहीं बनाना है, उसको सक्रिय बनाना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। रटने को प्रोत्साहन नहीं देना है, उसे समझने को, ठीक है। तो यहाँ पर लर्न करना, याद करना, रटना, तो ये ऑप्शन गलत होगा। आलोचनात्मक, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अनुसार जो बच्चों में कौन सा कौशल विकसित करना है, तो वो है क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है, आलोचनात्मक सोच को विकसित करना है। तो पहला ऑप्शन जो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये 30 क्वेश्चन में से आप जो है आराम से इसमें जो है आपके 29 तो आने ही चाहिए, और जिनके 30 आए हैं तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। और जिन लोगों के नहीं आए ना, जहाँ पे भी किसी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में आपको लगता है कि ये टॉपिक्स का क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, मैंने CDP 2024 करके एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस आपको जो ट्रिक के साथ मैंने बताया 5 मिनट शॉर्ट करके एक CDP का है, उसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अगर उसको कर लेना तो आप लोग देखेंगे कि आपकी CDP में जो है 28, 29, और जिनको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई चीज़ें तो 30 भी आएंगे, ठीक है। पैडागोजी जो है, थोड़ी सी पैडागोजी को लेकर लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो जुड़े रहिए, पैडागोजी को सॉल्व करने का तरीका मैं सिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों को एक हेल्प मिल सके। जो भी स्टडी मटेरियल है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसमें CDP के सभी टॉपिक जो है मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, चाहे वो CTET पेपर 2 SST हो, चाहे आपका EVS हो, या हिंदी पैडागोजी के टॉपिक्स हों। ये सब कुछ जो है मैंने आप लोगों को जो है टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। बात रही मैथ्स पैडागोजी की कंटेंट की, तो उसकी क्लासेस जो है अभी मैंने जो है एक ही क्लास दी है, 2-3 क्लास दूंगी, और जो सिविक्स की क्लास है उसकी क्लास का भी थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। इसी हफ्ते में जो है उसकी भी क्लास होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए जो है सेशन बहुत ही अच्छा रहा होगा। ऑल द बेस्ट।